हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दोस्त मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देख रहे हो, दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी। एंड मैडम इंदिरा गांधी की फोटोग्राफ से साथ में लिखा हुआ है लर्न पॉलिटी विद मैडम इंदिरा गांधी। ये लर्न पॉलिटी विद मैडम इंदिरा गांधी, नाउ दिस इज समथिंग काइंड ऑफ मैशअप दैट यू हैव नॉट सीन ऑन यूट्यूब। और उसका एक रीजन भी ये है कि मोस्ट पीपल डू नॉट अप्रिशिएट कि कुछ टॉपिक्स ऑफ कुछ इवेंट्स, कुछ पर्सनालिटीज के बेसिस पर आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ योर कोर्स कवर कर सकते हो। सो व्हाई नॉट मेक इट इंटरेस्टिंग? व्हाई नॉट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द टाइम और द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिग लीडर? मैडम इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी एंड ऑल द वे टिल हर डेथ बीच में एक छोटा सा अंतराल था, एक थोड़ा सा वक्फा था जिसमें शी वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन a very important 10, 12, 15 years of our life, of the democratic challenges in India, of the constitutional amendments that were made, of the laws and the ordinances that were passed, apart from the several other features जो constitution और राजनीति में हुआ, मैडम इंदिरा गांधी हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क। अब नाउ क्योंकि मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम लूंगा तो पॉलिटिशियन का नाम लेते ही देयर आर disfavor, pros and cons. There are people who are unabashedly against her, unabashedly in favor of her. We are not into the business of राजनीति। मेरा काम राजनीति करना ही नहीं है, मैं राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। इनफैक्ट मेरी क्लास में एक 4 वार्निंग जाती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन पॉलिटी, POLITY। लेकिन वाई नॉट मेक इट इंटरेस्टिंग? जब तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वाई नॉट मेक इट अ स्मार्ट प्रिपरेशन? वाई नॉट अंडरस्टैंड a very major part of polity from the perspective and the time period of Madam Indira Gandhi when she was the Prime Minister of India? तुम्हें ये जानकर बड़ा अचंभा होगा और इनफैक्ट यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज एट द एंड ऑफ द सीरीज, बिकॉज दिस इज अ मल्टी पार्ट सीरीज, कि मैडम इंदिरा गांधी की कितनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है, गुड बैड अगली। आई एम नॉट इनटू दैट बिजनेस, लेकिन तुम्हारा पॉलिटी का एक लार्ज चंक खत्म हो जाएगा ओनली फ्रॉम दिस सीरीज। सो लर्न पॉलिटी विद मैडम इंदिरा गांधी, ओके, यू गोना हैव फन विद इट। तुम्हें ये जान के बड़ा अचंभा होगा दैट अबाउट 1/3 ऑफ पॉलिटी, इनफैक्ट शायद उससे भी ज्यादा, जो तुम्हें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अबाउट 1/3, एक तिहाई ऑफ पॉलिटी कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी regime और द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रूल, एज यू वांट टू कॉल इट, राइट? सो हम सारे के सारे टॉपिक्स करेंगे, विल ट्राई एंड एड्रेस ऑल ऑफ दीज पार्ट। इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल भी है और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ डेज दैट वी आर लिविंग इन दोज टाइम्स जब कंट्रोवर्शियल चीजें बड़ी जल्दी फैल जाती है। मैं ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि मेरे लर्नर्स इसको कंट्रीब्यूट करें या फॉर दैट मैटर इग्नाइट करें। तुम अपनी पढ़ाई करो, अपना एग्जाम क्रैक करो एंड मेक योर करियर रादर देन वेस्टिंग योर टाइम into the controversial parts of the politics। लेकिन कनेक्ट करो, get the perspective of what happened during this time। उससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट आपके लिए। अनअकैडमी आपके लिए लाया है प्रतिष्ठा, विच इज इनफाइनाइट ड्रीम्स, और ये एक एपिक सेलिब्रेशन है ऑन December 10 7 PM। इसी वीडियो के लिंक पे जाओ, वहां पर एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करो, जहां पर वो लेकर जाएगा वहां पर नोटिफाई, NOTIFY, यानी कि वो तुम्हें सूचित करेगा ऑन 10th of December at 7 PM, जब ये YouTube पर आपको लाइव दिखाई देगा। टॉप एजुकेटर्स, मेगा इन्फ्लुएंसर्स, ग्रैंड सरप्राइजेस आपको मिलेंगे December 10 7 PM। मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस दिस, राइट? तो ये है अनअकैडमी प्रतिष्ठा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मैडम इंदिरा गांधी की पूरे इतिहास से क्या लेना देना? एक डेट लिखो, अपने अपने नोटबुक में एक डेट लिख लो। वो डेट थी 25 जून 1975। 25 जून 1975 को क्या हुआ था सर? 25 जून 1975 की रात को मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, और वो फैसला यहां लिखा हुआ है। उन्होंने एडवाइस किया उस टाइम के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब को कि देश में आपातकाल लगा दिया जाए, नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
Now, I hope you understand in the constitutional scheme, under the constitutional scheme, once the prime minister advises, the president in 9 out of 10 times has to accept it. तो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी बाय पासिंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया में पहली और आखिरी बार, अभी तक तो है, आखिरी बार ही बोलेंगे, नेशनल इमरजेंसी लग गई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. उससे पहले 1962 during the Sino-Indian War till 1967, there was the first national emergency, but it was on the basis of external aggression and war, rather war. 1971, second time India saw an emergency under Article 352, that was the Bangladesh War. 1975, 25 June 1975 की midnight पे जो emergency लगी, that was the first time India में internal emergency लगी थी. जब इंडिया में internal emergency लग गई थी, so a law was unleashed. Yes, I'm using the word law was unleashed because this was a very draconian law. Okay, I don't know whether there's something called very draconian law. It was a draconian law, a very stringent law, which was for the first time conceived during the Bangladesh operation. Bangladesh war के आसपास ये हुआ था. इस लॉ को बोला गया मीसा, MISA, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971. मीसा को ऐसे यूज किया गया, इनफैक्ट अब्यूज किया गया, कि प्रैक्टिकली एनीबडी सेइंग और ब्रीदिंग अ विफ ऑफ एयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया. प्रैक्टिकली द एंटायर ऑपोजिशन वाज पुट बिहाइंड बार्स. दैट इंक्लूडेड वाजपेयी जी, अडवाणी जी, एवरीवन, नेम इट, ओके, जॉर्ज फर्नांडिस एंड नेम इट, आई डोंट इवन नो. यू विल हैव टू काइंड ऑफ remember those जो नहीं डाले गए थे. Practically everybody was behind bars. Whoever swift and air around or just oppose, even thought of opposing the government of India. बड़ा खतरनाक पीरियड था. अगर तुम लोग देख रहे हो और तुम्हारे दादाजी या पापा जी, आई डोंट नो व्हाट द एज ग्रुप इज, अगर वो होंगे तो वो तुम्हें इमरजेंसी की कहानियां सुनाएंगे. उनको किसी दिन बिठा देना कि दादाजी इमरजेंसी की कहानियां दसो सानू, तो वो तुमको कहानियां सुनाएंगे. तो बड़ी खतरनाक पीरियड है, उसको डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है. अदरवाइज कमिंग बैक टू द टॉपिक, डर, फियर एक बड़ी अजीब चीज होती है. जो फियर नाम की चीज होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती, राइट. सो आप किसी किले में जाओ, गो टू अ फोर्ट, गो टू अ प्लेस, यू नो, बड़ा फेमस कुछ ऐसे किले होते हैं जिनमें बोलते हैं यहाँ पे भूत घूम रहे, ये हॉन्टेड है, अमी जे तोमार काइंड ऑफ गाने आ रहे, एंड देन यू स्टे इन दैट फोर्ट फॉर सम टाइम. एक दिन डर लगेगा, दूसरे दिन डर लगेगा, पांचवें दिन तुम वहीं पर रात को फुटबॉल खेलने लग जाओगे, एंड बाय द टाइम तुम एक महीना वहां पर ही हो जाओगे तो तुम भी साथ में आमी जे तुम्हारे अगर आवाज आ भी गई तो तुम भी साथ में गाओगे. बिकॉज फियर की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि ऑफन बार बार होने से वो फियर डिसिपेट कर जाता है, जस्ट डिसअपियर्स. तो इन द अर्ली डेज ऑफ इमरजेंसी, जब हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स, यस, हमारे मूल अधिकारों, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था, तो कोई फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था. अब वो तो इमरजेंसी लगी हुई थी, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन पास किया हुआ था, एंड इनिशियल डेज एवरीवन वाज टू स्केयर्ड ऑफ गोइंग बिहाइंड बार्स. मीसा का बड़ा आतंक चल रहा था. मीसा ऑफ 1971 के डर से सब लोग चुप बैठे हुए थे. लेकिन एज आई टोल्ड यू, धीरे धीरे फियर डिसिपेट्स. बार बार एक्सपोज होने के बाद फियर गायब हो जाता है. तो इंडियन सिटीजन्स भी चिल्लाने लग गए, डिमांड करने लग गए कि क्या हो रहा है, हो गई इमरजेंसी, आपने लगा दी, यू डन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, लेकिन द टाइम हैज कम दैट आवर फंडामेंटल राइट्स बी गिवन बैक टू अस. बोला गया कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस दिए जाए. बहुत हो गया, यू आर्ग्यूड इनफ, ठीक है, फेयर इनफ, और हम मीसा से अब डर नहीं रहे, बहुत हो गया, वी काइंड ऑफ गॉटन हैबिचुएटेड टू इट, गिव अस बैक आवर फंडामेंटल राइट्स. और ये डिमांड होने के बाद स्टार्ट हुआ एक अलग ही प्रोग्राम. तो 1975 में ये जो इमरजेंसी लगाई गई, उसके तुरंत बाद 1976 में एक बहुत ही मैसिव अमेंडमेंट पास की गई, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे. उस अमेंडमेंट का नाम था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा कोई पार्ट ही नहीं था ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज लेफ्ट अनटच्ड बिकॉज ऑफ दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. वील डू ऑल द अमेंडमेंट्स, हम इसको पूरा का पूरा पार्ट करेंगे. अब मैडम इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं तो व्हाई नॉट स्टडी 42nd अमेंडमेंट एट लेंथ. हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एंड इनफैक्ट इट विल कवर अ ह्यूज चंक ऑफ योर पॉलिटी
and you will be thanking me later. Either ways, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वैसे तो मल्टीपल चेंजेस वर मेड, बट फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे वी हैव टू काइंड ऑफ सर्कल बैक टू Madam Indira Gandhi's thought process with relationship to getting or sending us back to pre-emergency days in so far as fundamental rights is concerned. So she said, no, I'm not giving you back your fundamental rights just right now. और इनफैक्ट उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर सरदार स्वरण सिंह की चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनवाई गई और उस कमिटी का नाम भी बोला गया सरदार स्वरण सिंह कमिटी, एज द नेम वुड बी। उस टाइम के कांग्रेस के जाने माने लीडर्स को उस कमिटी का पार्ट बनाया गया और सरदार स्वरण सिंह कमेटी को एक मैंडेट दिया गया, एक वर्क दिया गया। उन्होंने ये बोला गया कि गिव अस रिकमेंडेशंस, आप ऐसे रिकमेंडेशंस करो, आप ऐसे सिफारिश करो, आप हमें समझाओ कि ऐसे क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए, ऐसे कौन से कर्तव्य होने चाहिए जो कि एज रिमाइंडर्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया दिए जाने चाहिए। क्या दिए जाने चाहिए? एज रिमाइंडर्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि यार एक तरफ से जो तुम बार बार अपने अधिकार मांग रहे हो ना, अपने हक मांग रहे हो, अपने राइट्स मांग रहे हो, यू ऑल्सो हैव कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी को बोला गया कि मेक श्योर दैट आप ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस दो और उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करेंगे जो कि इस देश के सिटीजन्स को ये रिमाइंडर्स देंगे दैट तुम जो चिल्ला चिल्ला के राइट्स मांग रहे हो, इनफैक्ट यू हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन। ये जो रिकमेंडेशंस थे सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से, इनको इंक्लूड किया गया आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैपिटल ए, ये लिख लो ना। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 कैपिटल ए डाला गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, एंड दिस पार्ट 4A आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो डाला गया उनको बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कर्तव्य है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। नाउ यू माइट बी काइंड ऑफ सरप्राइज, इनफैक्ट आई एम वेरी सरप्राइज कि इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया। व्हाई? बिकॉज एनी स्टूडेंट ऑफ लॉ, एनी स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड काइंड ऑफ रेज एन आईब्रो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों? बिकॉज आमतौर पे दिस इज द मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज। इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्स्टवाइल यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे 1936 का, तो उसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। आप यूगोस्लाविया में का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 देखोगे, उसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। आज भी आप चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो उसमें लिखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। मोर और लेस दिस इज अ कम्युनिस्ट मेथड रादर और अ सोशलिस्ट मेथड ऑफ गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज डाला जाता है। इंडिया इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री और किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में ये लिखा नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी के तौर पे अगर दिखेगा तो शायद जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हुआ, नोवेयर एल्स किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। सो वी वर काइंड ऑफ अमेज्ड, राइट, दैट why are we putting fundamental duties? But Madam Indira Gandhi being Madam Indira Gandhi, she decided to go ahead nonetheless. और 42nd Amendment Act 1976 से 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ देम, बट इट वुड सर्व यू वेल इफ यू स्टार्ट रीडिंग ईच ऑफ देम। सो 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज में पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. I think ये लाइन क्लियर है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को फॉलो करना है, हमारे नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है। दिस इज कैपिटल आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ए। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी ये है। दूसरी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो हमारा जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था उसके पीछे कई सारी विचारधाराएं थी,
उन विचारधाराओं के बेसिस पर को हमने रिस्पेक्ट करना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा जिसे बोला जाता है, कोऑपरेशन, पीसफुल, religious tolerance, all of that. फिर थर्ड इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. भाई हम हर सिटीजन का ये कर्तव्य है कि तुम हमारे देश की अखंडता, हमारी यूनिटी, इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करो और उसको प्रोटेक्ट करो. डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. हर सिटीजन का, प्लीज रिमेंबर, फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की होती है टू डिफेंड द कंट्री. और कभी जरूरत पड़ी, देश के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आई, तो क्या तुम चुपचाप बैठे रहोगे या तुम्हें बोला जाएगा कि चलो बॉर्डर पे चलते हैं या लड़ना पड़े? और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉर्डर पे लड़ना है, कभी देश में कोई आपदा आ गई तो तुम चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे. तो ये क्या है? ये है फंडामेंटल ड्यूटी. सो उसके बाद है ई, टू प्रमोट हार्मनी. ये पांचवी होगी. टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज. इसका दूसरा पार्ट है टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. तो हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है. बिल्कुल सही बात है. तो ये तभी हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे को भाई माने, कॉमन ब्रदरहुड पे विश्वास रखे. इसमें हम लोगों को कोई रिलीजियस, लैंग्वेज के बैरियर्स नहीं चाहिए. ऑल्सो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस अगर की जा रही है या कर रहे थे जिसमें डिग्निटी ऑफ वुमेन कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सती, इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, ऑल ऑफ दिस पार्ट, ये कंप्लीटली नो है. इट शुड नॉट बी डन. तो रिनाउंस प्रैक्टिसेस, छोड़ो उन प्रैक्टिसेस को. एफ, दैट इज द सिक्स्थ वन, इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. हमारा एक एंशियंट कल्चर है, हमारे यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स है, हमारे यहाँ के कल्चर है, लोक संगीत है, इन सब को रिस्पेक्ट करो. म्यूजिक को, चित्रकारी को रिस्पेक्ट करो और उसको प्रिजर्व करो. दिस इज सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी. सेवेंथ, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स. तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने आसपास का एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. राइट. ऑल्सो लिविंग क्रीचर्स, इसमें अगर तुम्हें याद है, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, उनके लिए भी हम रक्षा करें, उनको भी कंपैशन हो. एच इज, और द एथ इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. ये क्या है? तो तुमने कई बार देखा होगा, जब भी नेक्स्ट टाइम तुम्हें दिखाई देगा ना, जब भी कोई मंगलयान या चंद्रयान या कोई सैटेलाइट जब दिखाया जा रहा होगा दूरदर्शन पे या टीवी पे, तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वो तुम्हें ये आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज एच याद दिलाएंगे कि अंधविश्वास की दुनिया छोड़ो, साइंटिफिक अप्रोच लो, रैशनल अप्रोच लो, सोचो, तुम इंटेलेक्चुअल हो, कहीं भी ऐसे उल्टी सीधी बातों पे ध्यान मत दो. हर चीज में इंक्वायरी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए. ये तुम्हारी कर्तव्य है. नाइन्थ इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जोर वायलेंस. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम थोड़ा बहुत समझोगे तो इसमें गांधीयन कॉन्सेप्ट भी आ गया. नॉन वायलेंस, वायलेंस छोड़ो, किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करो. ये नहीं कि तुम बाहर गए, जब तक अपना घर साफ कर रहे हो तब तक तो घर साफ कर रहे हो, जब बाहर जाए तो वो सरकारी जो सामान है उसको बोले ये हमारा नहीं है. अरे नादानो, वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे टैक्स मनी से ही लगा है, वो तुम्हारे देश की प्रॉपर्टी है, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है. टेंथ, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन एवरी ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. तो ये जी अपने अपने काम में जो भी काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, तुम एक्सेलेंट बनो. तुम एक्सेलेंट बनोगे तो तुम्हारी सक्सेस के साथ साथ देश की भी सक्सेस होगी. तो तुम अगर वर्ल्ड चैंपियन बनने का सोचो तो देश को भी तो तुम पर गर्व होगा. सो ऑल ऑफ these are the 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज. अब ये ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड these 10 original fundamental duties. Hence I use the word original. Necessarily that is not the kind of word that you should be using in the exam. Just as a memory aid you can remember this, that these are the original fundamental duties. Otherwise when you're writing in the exam, clearly write this down, that these were the 10 fundamental duties which were added by the then Indira Gandhi government
or by the then parliament through the 42nd Amendment 1976. Fair enough. So these were the original fundamental duties. Now I have a couple of questions for you. ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि वॉज इट पॉलिटिक्स? इसको इंसर्ट करना वॉज इट पॉलिटिक्स, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि क्योंकि इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी और पब्लिक प्रेशर डाल रही थी, राइट, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स दे दो, तो क्या सिर्फ राजनीतिकरण किया गया था? कमेंट बिलो येस और नो। और अगर तुम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो यू शुड एक्चुअली राइट इट ऑल्सो कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये फंडामेंटल ड्यूटीज डालने की क्या बात थी? Why do you need to write this? For example, let's take an example कि uphold sovereignty, unity, integrity of India. यार ये मेरे को रिमाइंडर देने की जरूरत पड़ रही है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या ये एक सिटीजन को ऑटोमेटिकली नहीं पता होता कि सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करनी है? और ऑन द अदर हैंड, क्या ये उतना ही जरूरी नहीं है कि आप किसी और को अगर कोई कर भी दे, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ कदम उठा भी दे, कोई टेररिज्म हो भी जाए, यू हैव लॉ, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की क्या जरूरत है? यू ऑलरेडी हैव अ लॉ, तुम उसको पनिश कर दो, राइट, तुम उसको फांसी पे चढ़ा दो। Why do you have to write it down? Now this is my view. I'm not saying yes or no. I am waiting for you. Since you are intelligent students, तुम UPSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, I appreciate and I believe that you have independent thought process. तो आंसर देने की कोशिश करो। क्या आपको लगता है ये राजनीतिकरण था या does it make constitutional sense? फिर एक और क्वेश्चन का आंसर देना भी बड़ा जरूरी है। सर अब इसके बाद क्या क्वेश्चन देना? तो लेट अस अज्यूम कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रिमाइंडर सी है क्या? व्हाट? तुमने बोला था कि हमने सरदार स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस में बोला था कि ये केवल रिमाइंडर्स टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, मतलब ये टूथलेस है, मतलब दीज आर मियरली रिमाइंडर्स। जैसे घर में बोला जाता है बेटा घर साफ कर लो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, बेटा साफ लोगों की हेल्प करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। इज इट टूथलेस? क्या इसके पीछे कोई लॉ नहीं है? इसके अगर तुमने नहीं माना या तुमने माना तो ठीक है, नहीं माना तो क्या इसके पीछे कोई पनिशमेंट नहीं है? थिंक अबाउट इट, राइट। एंड इसका एक हिंट मैं ये दे देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब तुमको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी तो सारे के सारे एक ही कलर में नहीं लिखे हुए थे। Why did I not write all the original fundamental duties in one color? कुछ उसके पीछे थॉट प्रोसेस था या मैंने ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन माइकल एंजेलो बनने की कोशिश की? सो अनदर क्वेश्चन दैट इज फॉर यू इज इट टूथलेस? येस और नो? आई वांट टू सी दैट आंसर। और इंटेलिजेंट आंसर लिखना प्लीज, टाइम पास आंसर मत लिखना। एक और क्वेश्चन, अब जो मर्जी है, whether you like it or you don't like it. Another question is it constitutionally valid? क्या इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज डालना समझदारी, मतलब एक्सेप्टेबल है? समझदारी हो या ना हो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, बट इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? क्या इसको कभी चैलेंज किया जा सकता है और जा सकता है, यानी कि किया गया है या नहीं किया गया है? और अगर किया गया हो तो मैं मालूम है तो माइट एज वेल पुट कि कौन से केस में इसको चैलेंज किया गया था एंड व्हाट वाज द आंसर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आइडिया क्या है, मैं यहां पे तुम्हारे साथ राजनीति नहीं खेल रहा हूं, मैं यहां टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये मेरी आदत ही नहीं है, दैट इज नॉट माई नेचर, दैट इज नॉट माई पर्सनैलिटी, आई एम नो नॉनसेंस पर्सन इन लाइफ इन प्रोफेशन। सो मैं यहां पे सीधा तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बट यू हैव टू थिंक इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, और अगर है तो कौन से केस में बोला गया और कौन सा नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि यार ये आपने अमेंडमेंट से डाला, ये तो था नहीं ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, तो इसको तो तुमने संशोधन करके डाला ना। तो अब जब डाल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यू इंसर्टेड इट इन द 42nd अमेंडमेंट, इज इट फर्दर अमेंडेबल? क्या इसमें और अमेंडमेंट किया जा सकता है? वेल द आंसर टू दिस वन आई विल गिव इट टू यू। क्या बात करो सर, ये मैं तुम्हें डाल देता हूं, ये आखिरी वाला आंसर मैं दे देता हूं। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, प्लीज राइट दिस डाउन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी गई। क्या बात करो, यस। तो 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ एक ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी गई, दैट वाज आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज के। पहले तक जे तक था, इफ यू नोटिस, ओके।
सो 51 कैपिटल ए सब क्लॉज के डाला गया था बाय द 86 अमेंडमेंट, विच ऑटोमेटिकली प्रूव्स कि अगर इंसर्ट किया गया है तो किया जा सकता है. सो द आंसर ओवर हियर इज हाँ, if it has been amended and it has been put, something has been put into this 42nd अमेंडमेंट 1976 में ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई. तो यू नीड नॉट आंसर दिस वन. सो 11th फंडामेंटल ड्यूटी बोली कि whoever is a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between 6 to 14 years of age. तो अगर तुम्हारा बच्चा है या तुम्हारा वार्ड है बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कोशिश करो कि उसको अपॉर्चुनिटीज दो ताकि उसकी एजुकेशन हो पाए. तो ये कब डाला गया? ये 86 अमेंडमेंट 2002 से डाला गया. सो ये डाला गया तो ऑटोमेटिकली इट इज अमेंडेबल, यानी कि 11th डाला गया तो 12th भी आ सकता है. दिस नोबडी स्टॉपिंग नोबडी. सो दैट इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया, बट पहले 3 वालों के आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग इन योर कमेंट्स. और मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आई विल बी हैप्पी. और तुम लोग मेरी नजर में आ जाते हो. तो जो यूजलेस लोग होते हैं वो भी मेरे कमेंट में आ जाते हैं, और जो यूजफुल लोग होते हैं, जो अच्छे कमेंट्स देते हैं, वो तो मेरे पक्का ही नजर में आ जाते हैं. बिकॉज देयर इज अ हायर चांस कि जिसका इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस एंड वन हु इज इंटेलिजेंट इनफ, देयर इज अ हायर चांस फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम देन मोस्ट अदर्स. सो अच्छे से कमेंट्स लिखो, थिंक अबाउट इट, आंसर दिस वेल, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी दिस पार्ट. लास्ट में मैं आई विल एंड दिस विद मैडम इंदिरा गांधीज ओन थॉट प्रोसेस. तो जब उनसे पूछा गया था कि वाई आर यू पुटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज हर ओन स्टेटमेंट्स. शी सेड पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट्स. तो ज्यादातर लोग अपनी है ना अधिकार मांगते रहते हैं, उनको राइट्स तो सारे याद रहते, राइट, लेकिन जब उनको देश के प्रति ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो दे काइंड ऑफ इग्नोर इट, दे काइंड ऑफ फॉरगेट इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होना चाहिए कि मुझे तभी राइट्स मिलने चाहिए जब मैं अपनी ड्यूटीज करूं? इन अदर वर्ड्स, शुड देयर बी अ कॉन्फ्लेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? इन अदर वर्ड्स, ऑन द वन हैंड यू शुड हैव राइट्स, मैं राइट्स अपना ड्यूटीज करूंगा, तुम मुझे राइट्स दोगे, वरना मैं नहीं दूंगा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके बारे में बहुत विचार करना पड़ेगा. क्या मेरे अधिकार और मेरे कर्तव्य एक दूसरे से इस तरह से इंटरमिक्स थे दैट यू कैनॉट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर, यू कैनॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर? Can you say in one way that until unless I finish I do my duties, then only I'll get my rights? In other words, in fact, it takes me back to Mahatma Gandhi at one time. Mahatma Gandhi, in one of his talks, in one of his articles, writes a very beautiful thing. He said, why do you ask for rights? तुम rights मांगते क्यों? If everyone does their duty, then there is no need to ask for rights. Food for thought. Think about it. I think it's an amazing thought. But either ways, you can think about it and you can understand this part. I hope you have enjoyed this. In the few minutes that we were together, हमें पूरा का पूरा background समझ में आ गया. We understood what is the facts related to fundamental duties. But what is more important is कि मैंने तुमसे कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का अगर तुमने उत्तर दे दिया, it will really be food for thought and it will really bring out something from within yourself, which I will explain to you कि तुम्हें polity समझ में आया या नहीं आया. We'll continue with this. This was part 1. I think this will be a multi-part series because Madam Indira Gandhi had something to say or something to do in about 1/3 of polity, which is huge. कैसा लगा तुम्हें ये thought process? Drop in a line ताकि मुझे लगे कि मैं जिनको एड्रेस कर रहा हूँ या जिनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ या मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ या I'm going out of my way. You are appreciating that and you are getting some advantage out of that. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. I'll see you soon. Thank you.